सभी छात्रों को नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, आज हम उच्च शिक्षा के स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। उच्च शिक्षायाः स्वरूपं किमासीत् प्राचीनकाले, वैदिककाले उच्च शिक्षायाः स्वरूपं कथमासीत्, बौद्धकाले कथमासीत्, मुगलकाले कथमासीत्, पुनश्च स्वतन्त्रता प्राप्तेरनन्तरम् उच्चशिक्षायाः स्वरूपः कीदृशः सञ्जातः। तर्हि वैदिककाले यदि वयं पश्यामः, शैक्षिकसङ्घटनानां सर्वत्र अभावः दरीदृश्यते। तस्मिन् काले केवलं परिषदाम् उल्लेखः एव प्राप्यते। अतः वैदिककाले उच्चशिक्षायाः तत्र कार्यः परिषदि एव क्रियते स्म। परिषदि एव शास्त्रार्थः, वादविवादः, तर्कवितर्कः इत्यादि क्रियाः उच्चशिक्षानिमित्तं भवन्ति स्म। शनैः शनैः यथा बौद्धकालः समायातः तदा बौद्धविहाराणां स्थापना उच्चशिक्षानिमित्तं सञ्जाता। एवं च ते एव बौद्धविहाराः सम्प्रति आधुनिकविश्वविद्यालयानां जनकाश्च अपि मन्यन्ते। अतः तस्मिन् काले तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, वल्लवी, औदन्तपुरी इत्यादयः प्राचीनकालस्य बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। पुनश्च तेषां प्रसिद्धिः अपि कीर्तिः अपि सम्पूर्णविश्वे आसीत्। अतः तत्र चीनी हेन्स्यांग् महोदयः अपि निरीक्षणार्थम् आगतवान्। एवं च सः सर्वेक्षणं कृत्वा उक्तवान् यत् तस्मिन् काले विश्वविद्यालये, कस्मिन् विश्वविद्यालये, नालन्दा विश्वविद्यालये 10,000 छात्राः अध्ययनरताः स्म तस्मिन् काले। पुनश्च 1,500 अध्यापकाः अपि आसन् तस्मिन् विश्वविद्यालये। अतः संख्या बहु अधिका आसीत्। यदा शनैः शनैः अस्माकं मुगलकालः समायातः, तर्हि मुगलकाले उच्चशिक्षानिमित्तं मदर्सानां स्थापना सञ्जाता। मदर्सासु एव उच्चशिक्षा दीयते स्म। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लखनऊ, बीजापुर इत्यादि स्थलेषु अनेके विश्वविद्यालयाः तस्मिन् काले आसन्। पुनश्च आङ्ग्लकाले एतावता यहाँ तक समझ में आया। वैदिक काल में जो है सिर्फ परिषदों का उल्लेख मिलता है, वहाँ पर उच्च शिक्षा सिर्फ परिषदों में ही होती थी। उसके बाद जब बौद्ध काल आया तो बौद्ध विहारों का उल्लेख मिलता है, और बौद्ध विहार जो हैं वो आधुनिक विश्वविद्यालयों के जनक माने जाते हैं। और बौद्ध विहार में ही नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लवी, औदन्तपुरी जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इन्हीं प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से हेनसांग एक चीनी जो आए, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निरीक्षण जब किया तो उन्होंने बताया कि उसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 1,500 के करीब अध्यापकों की संख्या थी। तो इस प्रकार इस आंकड़े से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय उच्च शिक्षा में छात्रों की एवं अध्यापकों की संख्या काफ़ी अच्छी रही। इसके बाद जब मुगल काल आया तो मुगल काल में यदि हम शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा जो है वो मदरसों में दी जाती थी, और उच्च शिक्षा का मुख्य माध्यम अरबी भाषा रहती थी। तो इस प्रकार से दिल्ली, आगरा, जौनपुर इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं, इनमें उच्च शिक्षा के अनेक विश्वविद्यालय उस समय बन चुके थे। इसके बाद जब हमारा आंग्ल काल आया तो आंग्ल काल में 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के एक महोदय थे। उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कब की? 1780 ईस्वी में। किस मदरसे की? कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। इसके बाद 1791 ईस्वी में जॉनथन डंकन महोदय एक हुए, उन्होंने बनारस कॉलेज की स्थापना की। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक लॉर्ड वेलेजली महोदय को माना जाता है। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये उस समय की काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय का था, और इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों की उत्सुकता काफ़ी रहती थी। तो इसके साथ ही ईश्वरचंद विद्यासागर, गिलक्राइस्ट, जॉन कैरे जैसे विशिष्ट शिक्षा शास्त्री इसमें अध्यापन का कार्य भी करते थे।
इसके साथ ही राजा राम मोहन राय और उनके एक मित्र डेविड, इन दोनों ने मिलकर प्रयास किया और प्रयास करने के बाद 20 जनवरी 1817 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद धीरे धीरे श्री रामपुर एक कॉलेज जो बहुत प्रसिद्ध है 1818 में मिशनरियों के द्वारा खोला गया। अंग्रेजों के बाद जब मिशनरियाँ आई, जब क्रिश्चियंस आए हमारे देश में, तो उनके द्वारा 1818 ईस्वी में श्री रामपुर कॉलेज एक जो है वो खोला गया, जो मिशनरियों का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। और परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1800 ईस्वी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो श्री रामपुर विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, इत्यादि अनेक कॉलेजों की स्थापना हुई। इसके बाद महत्वपूर्ण कदम 1854 ईस्वी और 1854 ईस्वी का वुड घोषणा पत्र। जी हाँ, वुड घोषणा पत्र जो है ये महाघोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताया गया कि अब वो समय आ गया है कि भारत में उच्च शिक्षा को अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित किया जाए, भारत में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में सबसे पहले हमें विश्वविद्यालय खोलने हैं। तो इन तीनों जगहों पर क्या हुई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और तीनों जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जो आदर्श रखा गया वो लंदन विश्वविद्यालय का आदर्श रखा गया। अर्थात लंदन विश्वविद्यालय में जिस तरह का कार्यकाल है, जिस तरह की कमेटी है, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का मैनेजमेंट है, वही मैनेजमेंट भारत के विश्वविद्यालयों को भी स्वीकार करवाया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, वुड घोषणा पत्र के द्वारा यह जो है वो प्रारंभ करवाया गया। तो लंदन के विश्वविद्यालय में ऐसा क्या खास था, तो वहाँ भी यही व्यवस्था थी। सबसे बड़ा कुलाधिपति, फिर कुलपति, फिर अनेक विभागों के डीन के बाद एचओडी और उनके बाद में अन्य जो विभागों में कार्य करने वाले अध्यापक एवं अन्य सहायक कर्मचारी गण। तो यह जो व्यवस्था है यह इसी प्रकार से चलती रही और 1857 ईस्वी तक कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, इन तीनों जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। इसी के साथ में हमारा जो बनारस संस्कृत कॉलेज माना है, बनारस में जो है 1857 के बाद इसकी भी स्थापना की गई, क्रिश्चियन कॉलेज की भी स्थापना की गई और आगरा कॉलेज जो है इसकी भी स्थापना की गई। अर्थात 1854 के वुड घोषणा पत्र के बाद भारत देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना में तीव्र गति से परिणाम आए और अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना जगह जगह पर की गई। उच्च शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा हमारे देश में उसी समय से दिया गया। साथ ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बम्बई मेडिकल कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब उसी समय की देन हैं। और संपूर्ण ब्रिटिश भारत जो था, अर्थात जब तक स्वतंत्र भारत नहीं हुआ 1947 से पहले तक का जो भारत था, जो ब्रिटिश भारत था, उसमें 27 महाविद्यालय हो गए, जिनमें 23 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के लिए, 3 महाविद्यालय चिकित्सकीय शिक्षा के लिए और एक जो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज वो किसके लिए था, अभियांत्रिकी शिक्षा के लिए था। इस प्रकार से टोटल 27 हो गए और फिर हमारा शुरू होता है 1947 के बाद का स्वतंत्र भारत का उच्च शिक्षा का विकास काल। तो इस प्रकार से छात्रों हम उच्च शिक्षा के विकास काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला काल जो हमारा माना जाता है वो है विश्वविद्यालयी शिक्षायाः प्रारंभिक युगम, जो माना जाता है 1857 से 1916 तक, जिस समय भी काफ़ी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। वो कौन सा युग है, विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रारंभिक युग। दूसरा जो माना जाता है वो है नवीन विश्वविद्यालय शिक्षा का युग। यह जो युग है वो कब से माना जाता है, 1917 से और 1947 तक। और इसके बाद जो माना जाता है वह है आधुनिक विश्वविद्यालयी शिक्षा का युग, जो कब से माना जाता है, 1947 से और आज तक, अब तक। तो इस प्रकार से 1857
57 से जो हमने प्रारंभ किया और आज तक अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत देश में हो चुकी है और उन सभी विश्वविद्यालयों का मॉडल आदर्श जो है वो लंदन विश्वविद्यालय का आदर्श ही ग्रहण किया गया है। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमने कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया, कोई बदलाव नहीं किया उच्च शिक्षा की व्यवस्था में और वही मॉडल जो है हमने अपनाया। तो इस प्रकार से जब हमारा हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और उसके बाद में 1917 के बाद में पटना विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में भी कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। तो जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राधा कृष्णन आयोग जो बना, कब बना राधा कृष्णन आयोग? 1948 से 1950 में। तो राधा कृष्णन आयोग का मुख्य दायित्व क्या था? उच्च शिक्षा। यह उच्च शिक्षा के निमित्त ही बनाया गया था। तो उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था को देखना इसका प्रमुख दायित्व था। तो जो राधा कृष्ण आयोग हमारा बना उस समय में फिर विश्व भारती जो है उसकी स्थापना की गई। 1953 में महिला विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1955 में सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यापीठ की स्थापना की गई और साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई कुरुक्षेत्र में। कब की गई? 1956 ईस्वी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कुरुक्षेत्र में की गई। तो इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय भी बना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से अब तक हमारा जो भारत देश है, तो तब जब 1947 का समय था उस समय तक 20 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज यदि हम अनुमान लगाएं तो लगभग 789 विश्वविद्यालय इस समय हैं, जिनमें से 123 विश्वविद्यालय जो हैं वो मानित विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ में अनेक उच्च संस्थाएं भी कार्यरत हैं। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 37,204 महाविद्यालय भी कार्यरत हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र अध्ययनरत हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो उच्च शिक्षा का स्वरूप है वह किस प्रकार वैदिक काल से लेकर और अब तक उन्नति के शिखर पर पहुंचा है। वैदिक काल में भी इसको समान दर्जा था, सिर्फ संस्थाओं का अभाव था, क्योंकि वैदिक काल में वैसे भी जितनी भी शिक्षाएं थी आपको पता है कि प्रकृति की गोद में होती थी। उस समय भवनों का अभाव था, तो इसी कारण से जो उच्च शिक्षा थी वह भी परिषदों में हुआ करती थी, परंतु उस समय की उच्च शिक्षा भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती थी। और आज की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है वो तो जो है प्रसिद्धि कीर्ति की ओर है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी यूनिवर्सिटी बनाई जाती है उसकी जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसका जो संगठन होता है, उसका जो नियामक होता है, जो संस्थापक होता है, वो सभी अपने आप में गुणवत्ता युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से भारत देश में इस समय जो उच्च शिक्षा का स्वरूप अपनाया जा रहा है, जो मॉडल अपनाया जा रहा है, वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी प्रशंसनीय है एवं इससे छात्र शिक्षा की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने उच्च शिक्षा के स्वरूप के विषय में कुछ जानकारी हासिल की। नमस्कार।